सो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिकली जो हमें पढ़ना है, और पेपर में इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। सो आज हम इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया। बेसिकली इंडियन हिस्ट्री जो है इस पर फोकस किया गया है, जो नेशनल मूवमेंट है। तो सबसे पहले जो हम पॉइंट देखेंगे कि वो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का क्या अर्थ है, जो अक्सर कई बार पेपर में भी आता है, या एज ए स्टूडेंट आपको समझना चाहिए कि नेशनलिज्म का क्या अर्थ है। सो नेशनलिज्म रिफर्स टू द फीलिंग ऑफ वननेस and common consciousness that emerge when people living in a common territory shares the same historical, political and cultural backgrounds। सबसे पहली बात कि जब नेशनलिज्म की बात करते हैं तो एक तो वननेस होना ही चाहिए कि हम सभी एक हैं। जब तक ये फीलिंग नहीं होगी तो नेशनलिज्म हो ही नहीं सकता। तो वही कह रहा है कि फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कॉन्शियसनेस दैट इमर्ज व्हेन पीपल लिविंग इन द सेम टेरिटरी। जब हम किसी एक टेरिटरी में रह रहे हैं, किसी भी देश में लोग जब वो एक महसूस करने लगते हैं, चाहे उसका बैकग्राउंड कल्चरल हो, हिस्टोरिकल हो, पॉलिटिकल हो, कोई सा भी, किसी बैकग्राउंड पर वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे कि हम एक देश के वासी हैं, हमारी एक पहचान है, तो वहीं से नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है। सो common territory shares the same historical, political and cultural backgrounds. People may be speaking different languages as in case of India, but the love for their nation keeps them together. हो सकता है कि भारत जैसे देश में जहां अलग अलग लैंग्वेज और कल्चर हो सकता है, लेकिन क्या है कि हमें वननेस है, किस लिए? अपने देश को लेकर, कि हम सभी एक ही देश के वासी हैं। ये तो जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है या रिलीजन है, ये तो हमारी एक यूनिटी का प्रतीक है कि डाइवर्सिटी होते हुए भी हम यूनिटी में है, एक हैं। तो वही जो वननेस जो है हम सबको एक साथ जोड़ती है, तो वही क्या हो जाता है? नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म किसी भी कंट्री के एस्पेक्ट में हो सकता है और उसका कोई भी आधार हो सकता है। सो नेशनलिज्म का मतलब ही है कि फीलिंग ऑफ वननेस basically on the basis of historical, political and cultural background. And one thing you need to remember that people may be speaking different languages like India, but the love for their nation keeps them together। कि अलग अलग उसमें लैंग्वेज हो सकते हैं, कुछ कल्चर भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि जिस टेरिटरी या जिस कंट्री में भी वो रह रहे हैं, तो उसमें रहने की जो भावना है एक साथ, उनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो उन सबको एक साथ बाइंड करती है, और वहीं से क्या आता है? नेशनलिज्म। नाउ तो आई थिंक ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नाउ फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। आखिर कौन से फैक्टर हैं जो नेशनलिज्म को आगे बढ़ाते हैं, जो जिसका बेसिकली डेवलपमेंट करते हैं? तो बेसिकली इस पर हम डिस्कस करेंगे। इन यूरोप, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में नेशनलिज्म की जो भावना आई या फीलिंग आई, उसके क्या कारण थे? सो इसके जो रीजन थे वो था एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। जो नेशन स्टेट वहां पर बनने शुरू हुए, सबसे पहले वहां पर जो कल्चर और लैंग्वेज के आधार पर, तो वहां से उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग आई। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, और जो डिफरेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसने नेशनलिज्म को और ज्यादा बूस्ट किया। तो ये बेसिकली क्या था कि यूरोप में नेशनलिज्म जो आई, उसके क्या कारण थे? बेसिकली हमारा फोकस है कि इंडिया में जो नेशनलिज्म आया उसके क्या कारण थे। सो इन द कॉलोनीज लाइक इंडिया एंड वियतनाम कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। इसको ध्यान रखेंगे कि इंडिया में जो नेशनलिज्म बेसिकली आई, तो उसका जो मेन पर्पज था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, यानी कि जो कॉलोनियल स्ट्रगल था, यानी कि जो ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज थे, इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, तो उसकी अगेंस्ट में जो बेसिकली वननेस वाली हमारी फीलिंग आई, तो वो नेशनलिज्म को लेकर आगे गई। सो बेसिकली हमारा जो नेशनलिज्म कारण था वो क्या था? कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, कि अंग्रेजों के विरुद्ध या जो इंपीरियलिज्म है उसके विरुद्ध जो हमारा जो सेंटिमेंट्स था, वो हमारे नेशनलिज्म को लेकर आगे गया। नाउ सो बेसिकली इंडियन कंटेक्स्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो जो पहला पॉइंट था जिसकी वजह से नेशनलिज्म भारत में आया, या हमारी बुक में जो डिस्कस किया गया है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था, कैसे इंडिया में इंडियन सेंटिमेंट्स थे उसको आगे बढ़ाया नेशनलिज्म को लेकर, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम कौन सी सिचुएशन रही जिसने नेशनलिज्म की फीलिंग को और ज्यादा मजबूत किया और आगे बढ़ाया।
तो फर्स्ट जो पॉइंट था इसमें देखिए, क्रिएशन ऑफ ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ तो उसकी वजह से क्या है कि भारत भी अंग्रेजों के साथ युद्ध में बिजी हो गया, बहुत सारे सैनिकों को रिक्रूट किया गया, फसल खराब हुई, उसके अलावा फेमाइन की समस्या आई, अकाल की समस्या आई। तो इस और जो किसानों से जो लगान लिया जा रहा था, जो टैक्स लिए जा रहे थे, वो उनको परेशान कर रहा था। तो इस तरह की जो न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन आई, उसकी वजह से क्या हुआ कि भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में नेशनलिज्म की फीलिंग आगे बढ़ी या मजबूत हुई। सेकेंड पॉइंट क्या था? ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर फाइनेंस बाय द वार लोन्स एंड बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेज। ये एक सबसे बड़ी और कारण क्या था? ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। सबसे बड़ी बात की जो युद्ध जब शुरू हुआ तो डिफेंस पर जो काफी ज्यादा खर्च होने लगे, उसकी वजह से क्या हुआ? फाइनेंस बाय वार लोन्स एंड बाय द इंक्रीज ऑफ टैक्स। और इसकी सबसे बड़ी समस्या जो आई कि वार से तो प्रॉब्लम क्रिएट होता ही है, खर्चे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स इंपोज कर दिया, यानी कि भारतीयों से ज्यादा टैक्स लिया जाने लगा। तो कहीं ना कहीं उनमें असंतोष की भावना को बढ़ाया और फिर नेशनलिज्म की फीलिंग और ज्यादा मजबूत हुई। और क्या सिचुएशन रही? कस्टम ड्यूटीज रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। जो ट्रेडर्स वगैरह थे उनके लिए और ज्यादा समस्या आई, कस्टम ड्यूटी को ज्यादा बढ़ा दिया गया, जिससे क्या है कि गुड्स के प्राइसेस काफी महंगे हो गए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो अब एक डिप्रेशन का टाइम आ गया था, मंदी का टाइम आ गया था, जिसकी वजह से बिकना बंद हो गया था, तो उनके जो प्रोडक्शन हो रहा था उसके भी पैसे नहीं मिल रहे थे, उसने भी समस्या क्रिएट किया। और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, नए नए गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने शुरू किए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इसने भी असंतोष की भावना को बढ़ाया और नेशनलिज्म और ज्यादा मजबूत हुआ। और क्या पॉइंट हुआ जिसने और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की? फोर्स रिक्रूटमेंट फॉर ब्रिटिश आर्मी। इंडियन लोगों से कहा गया कि आपको ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करना है, नहीं अगर आपका मर्जी है इसके बावजूद आपको जबरदस्ती भर्ती किया जाएगा, उसी को कहा गया फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। तो इसकी वजह से लोगों में और ज्यादा नाराजगी आई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे लोगों को परेशान कर रही है। तो फोर्स रिक्रूटमेंट भी एक और ज्यादा फैक्टर था। अगला पॉइंट क्या था? शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू क्रॉप फेलियर। फसल खराब हो गई, और फसल खराब हो गई तो जिसकी वजह से खाद्यान्न की कमी पड़ गई, और इसकी वजह से और ज्यादा जो हमारे लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, जिससे नेशनलिज्म और ज्यादा मजबूत हुआ। और अगला पॉइंट था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फेमाइन विच रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे, जो अकाल पड़ा, जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो आया उसकी वजह से, तो लाखों लोग मारे गए। अकाल की समस्या आई, टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जबरन भर्ती की गई, फोर्स रिक्रूटमेंट फॉर ब्रिटिश फोर्सेज। तो बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की ये सारी सिचुएशन जो आई, जिसकी वजह से भारत में नेशनलिज्म की भावना और ज्यादा मजबूत हुई और लोग अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ मिलकर खड़े हुए। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे रिस्पॉन्सिबल था इंडिया में नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के लिए, तब सारे पॉइंट आप लिख देंगे आराम से, तो इसमें आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जिस पर अक्सर इंडिपेंडेंट अलग से क्वेश्चन भी आता है। तो सत्याग्रह का क्या अर्थ है, मीनिंग सबसे पहले देखेंगे। इट वॉज ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। बिल्कुल, चूंकि गांधी जी ने इसको शुरू किया था सत्याग्रह को, उनका सारे जितने भी स्ट्रगल हुए या मूवमेंट शुरू किए, तो उसका मेन जो बेस था वही था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सो इट वाज अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सत्याग्रह दो चीजों पर आधारित था, क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा जिसको हम कहते हैं। कोई भी मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया, आप देखेंगे तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस तो होना चाहिए, इसके बिना, ये तो मेन गांधी जी के दो एक तरह से कहें हथियार थे जिसके बेस पर उन्होंने लड़ाई लड़ी। सो इट वाज अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। नाउ और भी देखेंगे बेसिकली कि गांधी जी सत्याग्रह को लेकर क्या कहते थे। सो की फीचर्स ऑफ द सत्याग्रह। सो इफ द कॉज वाज ट्रू एंड द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट injustice, then the physical force is not necessary to fight the oppression। अगर आप सही हैं, अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको ऑपरेशन यानी कि जो आपको परेशान कर रहा है, जो उत्पीड़क है, उसके खिलाफ फिजिकल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक है। जो सत्याग्रह का मीनिंग जो हम कहते हैं कि इफ द कॉज वाज ट्रू एंड द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। अगर आप सही हैं,
इनजस्टिस के खिलाफ हैं तो आपको कोई भी फिजिकल फोर्स मारपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रूथ को फॉलो करना है, आपको नॉन वायलेंस को फॉलो करना है। सत्याग्रही कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस विदाउट सीकिंग रिवेंज और बीइंग एग्रेसिव। आपको कोई बदले की भावना नहीं रखनी है, मारेंगे पीटेंगे, एग्रेसिव नहीं होना है और आप बैटल जीत जाएंगे। कैसे? ट्रूथ और नॉन वायलेंस से। वाई? बिकॉज इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। ये आप याद रखेंगे बेसिकली जब ये लिखेंगे व्हाट वाज सत्याग्रह एंड व्हाट वाज द की फीचर्स ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मीनिंग जो पॉइंट है कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, आपको इसी को साथ लेकर ही लड़ना है। बट इफ स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। एंड सत्याग्रही कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस विदाउट सीकिंग रिवेंज और बीइंग एग्रेसिव। एग्रेसिव भी आपको नहीं होना है। तो ये मेन जो बेसिक बात है क्या है किसकी? सत्याग्रह की, कि व्हाट वाज सत्याग्रह। नाउ एंड by appealing to the conscience, that means inner voice of the oppressor, he or she can be persuaded to see the truth and end injustice। जो ऑपरेशर है, तो जो आप ट्रूथ और नॉन वायलेंस लेकर चलोगे तो क्या होगा? इनजस्टिस को देख पाएगा। आप जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस लेकर चल रहे हो, एग्रेसिव नहीं हो रहे हो, तो आपको जो ऑपरेशन है उसका इनर वॉइस, मतलब उसकी चेतना को बदलना है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। जो गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह का क्या मतलब है, तो बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस, दैट मींस इनर वॉइस ऑफ द ऑपरेशर, ही और सी कैन बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ एंड द इनजस्टिस, कि वो सच्चाई को देख सके, वो इनजस्टिस को देख सके कि क्या सच है और क्या गलत है। लेकिन आपको पेशेंस रखना है और तभी आप एक सही या अच्छे सत्याग्रही बन सकते हो। वायलेंस नहीं करना है। सो आई थिंक आप सत्याग्रह का मीनिंग समझ गए होंगे। नाउ जब इन गांधी जी भारत आए, गांधी जी जब भारत आए तब उन्होंने बेसिकली भारत में जो सत्याग्रह शुरू किया, अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया, तो भारत में 3 जगहों से शुरू किया जो आपको जानना है, ध्यान रखेंगे। गांधी जी जब यहाँ पर आए तो सबसे पहला प्रयोग उन्होंने 3 जगहों पर किया और वहीं से फिर उनका आंदोलन आगे बढ़ा। चलिए एक एक करके हम इसको देखते हैं। सो गांधी जी अर्ली एक्सपेरिमेंट्स इन सत्याग्रह। शुरुआती टाइम में गांधी जी ने सत्याग्रह को लेकर पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया? अर्ली एक्सपीरियंस इन इंडिया। सबसे पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए? 1915 में, याद रखेंगे। और उसके बाद जब भारत आए तो उन्होंने 3 जगहों पर अपना सत्याग्रह शुरू किया। फर्स्ट, ऑन स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर 3 सिचुएशन दी गई, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला सत्याग्रह जो गांधी जी सबसे पहले शुरू किया 1917 चंपारण बिहार टू लीड इंडिगो पीजेंट्स अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। इसको याद रखेंगे। 1917 में गांधी जी चंपारण गए। वहां पर किसानों ने जो नील आंदोलन कर था, इंडिगो नील के खिलाफ उन्होंने आंदोलन कर रखा था, कि जो कि क्योंकि उसमें काफी ज्यादा उनको दिक्कत होती थी, फायदा कुछ होता नहीं था और बेसिकली काफी ज्यादा मेहनत लगता था, जमीन भी खराब हो रही थी, तो इसलिए वो किसी भी सूरत में नील की खेती करने को तैयार नहीं थे। तो गांधी जी गए, उनकी समस्याओं को समझा और उन्होंने कहा कि इनकी डिमांड जो है बिल्कुल सही है। तो 1917 चंपारण बिहार टू लीड इंडिगो पीजेंट्स अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, कि काफी दमनकारी था जो भी काम था इसमें और फायदा बिल्कुल किसानों को कुछ नहीं था। तो गांधी जी का उनकी जो भी डिमांड है बिल्कुल सही है। सेकंड, इसके बाद गांधी जी कहाँ गए? इन 1917 खेड़ा गुजरात टू सपोर्ट पीजेंट फॉर रिलैक्सेशन इन द रेवेन्यू कलेक्शन। यहाँ पर जो किसान जो थे वो जो उनसे जो कर लिया जा रहा था, जो टैक्स लिया जा रहा था, जो रेवेन्यू लिया जा रहा था, तो उसमें वो थोड़ा सा चाहते थे कि कम लिया जाए या उनको थोड़ा कंसेशन मिले। तो गांधी जी ने उनका भी सपोर्ट किया कि इनकी जो डिमांड है सही है। इसके बाद गांधी जी का अगला प्रयोग था 1918 अहमदाबाद गुजरात टू सपोर्ट कॉटन मिल वर्कर्स। जो अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स ने जो मूवमेंट कर रखा था कि उनकी जो सिचुएशन थी काफी खराब थी, वर्किंग कंडीशन खराब थी, तो उसमें उनकी जो डिमांड थी उसको भी गांधी जी ने कहा कि बिल्कुल सही है। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी जो डिमांड है आप बिल्कुल ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के साथ रख सकते हैं। तो इसी क्रम में जब गांधी जी 1915 में इंडिया आए तो सबसे पहले 1970 में गए वो चंपारण बिहार
आफ्टर दैट 1970 खेड़ा गुजरात, एंड आफ्टर दैट 1918 अहमदाबाद गुजरात टू सपोर्ट कॉटन मिल वर्कर्स। तो याद रखेंगे गांधी जी का रूल जब भी आप इंडियन स्ट्रगल में लिखें तो सत्याग्रह का डिस्कस करना है। आफ्टर दैट गांधी जी 1950 में जब इंडिया आए तो उन्होंने कौन से 3 जगहों पर अपने सत्याग्रह की शुरुआत की, तो चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, और जो डेट वगैरह है वो याद रखेंगे। नाउ तो आई थिंक यहाँ तक आप इस टॉपिक को व्हाट इज अ नेशनलिज्म एंड बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जो सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी, और थर्ड आपने देखा की फीचर्स ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का मीनिंग और उसके फीचर्स, एंड जो गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की बेसिकली चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद से। सो आई थिंक ये पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।